नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कैर स्टडी ऑनलाइन के ऊपर आपका स्वागत है। मैं रामा अवतार जहांगीर आज का टॉपिक उच्चारण स्थान लेकर के आया हूँ। इसके ऊपर विमर्श करते हैं। क्या है उच्चारण स्थान, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। उच्चारण स्थान, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि संस्कृत में पटवार है, रीट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी वैकेंसी उसके अंदर उच्चारण स्थान पूछते हैं। और हिंदी में पूछते हैं पटवार के अंदर भी कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। हिंदी में थोड़े अलग होते हैं, ज़्यादा होते हैं। संस्कृत में अलग अलग व्याकरणाचार्य ने बताएं। कोई तो कहते हैं 8 होते हैं और कोई कहते हैं 7 होते हैं। यानी कि संस्कृत में जो मूल है वो पाणिनि है, अष्टाध्यायी। पाणिनि के मतानुसार उच्चारण स्थानों की संख्या है 7। और इतर जो भी कवि हुए हैं जैसे पतंजलि है, कथ्य वगैरह, उन्होंने उच्चारण स्थानों की संख्या बताई 8। इतर कवियों ने, अलग जो रचनाकार हुए हैं, व्याकरणाचार्य हुए हैं, उन्होंने 8 बताई हैं। तो 7 कौन कौन से पल वो दे देते हैं, जैसे मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, दंतोष्ठ, उद्दमानी, जीवामूल। इनके अलावा और भी हैं, जैसे कंठतालु। ये तो हो गए 7 पाणिनि के मतानुसार। और इनके अलावा और भी हैं जो है, जैसे कंठतालु है, नासिका है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे 3 उच्चारण स्थान हो गए। अब पहला देखते हैं, पहला उच्चारण स्थान क्या है, इनका विश्लेषण देख लेते हैं आज। तो ये तो हो गए पाणिनि के मतानुसार जो उच्चारण स्थान है, उनके अनुसार देखेंगे। पहला मूर्धा। अब मूर्धा वर्ण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। मूर्धा वे वर्ण है जो मुख के अंदर वायु को स्पर्श करते हुए जो जीभ के ऊपर का जो भाग है उनको वो स्पर्श करते हैं, और इनके माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, और वही उनका उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे इसकी परिभाषा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात मूर्धा वर्ण वे कहलाएंगे जैसे री टवर्ग। टवर्ग का मतलब होगा इसके अंदर आने वाले पूरे वर्ण, जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। ये 5 जितने वर्ण हैं वो टवर्ग के अंदर आते हैं। फिर आता र और स। र और स वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु कहलाता है। और मूर्धा है। मूर्धा का भाग क्या है, ये वाला, ये जो ऊपर का भाग होता है यहाँ का, ये मूर्धा कहलाएगा। और इसके जस्ट नीचे वाला जो घंटी की तरह लटकता रहता है ना मुंह के अंदर, ये जो भाग है वो तालु भाग कहलाता है, ताल। और राजस्थान मारवाड़ में जिसको ताल भी बोलते हैं, ताल का भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है कंठ। कंठों के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे आपको है
आपको विसर्जन का नाम कंठ। अब कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? जिनका उच्चारण स्थान कंठ के माध्यम से होता है, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कंठ के ऊपर जोर पड़ेगा। जैसे वो कौन कौन से वर्ण? एक तो आ गया अ, एक आ गया क वर्ग, दूसरा आ गया ह, और फिर आ गई विसर्ग। ये जो उच्चारण स्थान कहलाएंगे वो कंठ के कहलाएंगे, और कंठ के माध्यम से जो उच्चारित वर्ण होते हैं वो कंठे वर्ण कहलाएंगे, मूर्धा से मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कंठ के अंदर ये वर्ण आएंगे। तो अ आएगा स्वर, क वर्ग आएगा, क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, ग और ग, ये 5 वर्ण आएंगे क वर्ग के अंदर। ह आएगा, और विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है कि अर्ध ह। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक लिखते हैं विसर्ग के साथ में राम, और इसको सही देखेंगे क्या आएगा? यह वाला चाहिए राम, यानी कि आधा ह जो है इसके स्थान पर ये विसर्ग होता है, और विसर्ग का वर्ण होता है कंठ के अंदर, कंठ के अंदर इसका उच्चारण होगा। तीसरा आता है तालु। तालु विवरण कौन कौन से हैं उसके बाद हम देखते हैं। जैसे इचु यसा नाम तालु। अब तालु वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे ई है, च वर्ग है, य और स, ये जो वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा। और तालु के माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण कहलाएंगे। तालव्य वर्ण क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका उच्चारण जो है तालु से होता है, तालु से होने के कारण से इनकी संज्ञा हो जाएगी तालव्य। संस्कृत में रीट में पूछते हैं कि तालु की संज्ञा क्या हो जाएगी, तो तालु की संज्ञा हो जाएगी तालव्य, कंठ की हो जाएगी कंठ, मूर्धा की हो जाएगी मूर्धन्य। तो इस प्रकार हम देखेंगे ई या चवर, चवर का मतलब होगा च, छ, ज, ज और य। तो इस प्रकार ये 5 वर्ण इसके अंदर आएंगे, और इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तालु क्या है? जैसे मुंह के अंदर हम देखेंगे ऐसे इसकी रचना होगी, बेल आइकन की तरह ये लटकता है यहाँ पे, ये तालु हो जाएगा यहाँ पे। वैसे चित्र के माध्यम से बताया हुआ है पिछली क्लास में। फिर आता है दंत। दंत कौन कौन से वर्ण हैं? जिन वर्णों का उच्चारण दंत के माध्यम से होता है वो है ऋतु, लसानाम दंता। और दंत के माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उनकी संज्ञा हो जाएगी दंत्य। क्या संज्ञा हो जाएगी? दंत्य इसकी संज्ञा हो जाएगी। अब इसके अंदर वर्ण कौन कौन से आएंगे? जैसे री जो स्वर है, त वर्ग, त वर्ग के अंदर आएगा त, थ, द, ध और न, और आएगा ल वर्ण और स वर्ण। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत वर्ण, और इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? दंत्य हो जाएगी। एग्जाम में पूछते हैं का स जो वर्ण है उसकी उच्चारण संज्ञा क्या आएगी, क्या होगी, या उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको बता दें ल और स, इसके अंदर आया हुआ है तो इसकी उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत या दंत्य हो जाएगी। फिर चलते हैं आगे। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कौन कौन से हैं देखते हैं।
दंतोष्ट। दंतोष्ट का उच्चारण करेंगे, देखेंगे इसके अंदर पहले तो दंत धन ओष्ट, यानी कि इस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें एक तो दंत का और एक ओष्ठ का, इन दोनों का सामंजस्य करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा दंतोष्ट। जैसे इसकी परिभाषा हो गई वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात जो व वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट। वकार का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? दंतोष्ट कहलाएगा। यानी कि व वर्ण जो है इसका जब उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ यानी कि होठ और दांत इन दोनों का सामंजस्य हो जाएगा, और सामंजस्य जब होगा तो इनका उच्चारण क्या कहलाएगा? दंतोष्ट। और इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? दंतोष्ट हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? दंतोष्ट। फिर चलते हैं आगे उपधमान्य। उपधमान्य नाम उपधमान्य का मतलब होता है जो पवर्ग है, इनके आगे जैसे पवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे प और फ, ये दो वर्ण है। इनसे पूर्व अर्ध विसर्ग, ऐसे अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है तो ये उपधमान्य कहलाता है। जैसे इसकी परिभाषा हुई उपपदमानीयानाम ओष्ठो, अर्थात जो प और फ यानी कि पवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, इनके आगे ये चिन्ह आएगा। ये चिन्ह क्या कहलाएगा? अर्ध विसर्ग कहलाएगा, यानी कि आधा इधर और आधा इधर। फ के आगे भी यही आएगा, अर्ध विसर्ग सदस्य चिन्ह, इसलिए इनको क्या कहा गया है? उपधमान्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प और फ से पहले क्या आ रहा है? अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसको उपधमान्य का। वैसे ही जीवामूल है, कुछ फर्क नहीं इसके अंदर। जीवमूल्य से मूल्यस्य सह जीवमूलम, यानी कि जीव का जो मूल है, जैसे कवर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। अब हम देखेंगे इनके आगे भी क्या आएगा? अर्ध विसर्ग चिन्ह आएगा, फिर क आएगा, फिर अर्ध विसर्ग और फिर ख आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जीव का जो मूल है वो क और ख है, और इनसे पहले जो चिन्ह आएगा अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह, उनको हम क्या कहेंगे? जीव का मूल कहेंगे। ये चिन्ह होना चाहिए। अगर क से पहले अर्ध विसर्ग है तो जीव मूल है, और प फ से पहले है तो उपधमान्य वर्ण है। तो इस प्रकार हम देखेंगे एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर आते हैं कि उपधमान्य क्या है या कौन कौन से वर्ण है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण उपधमान्य है, प और फ। जीवमूल आ गया, जीवमूल में क्या है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उसके आगे क्या होना चाहिए? अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह, तो यह कहलाएगा जीवमूल्य। फिर चलते हैं कंठ तालु। अब कंठ तालु क्या है? कंठ तालु में कंठ और तालु का दोनों का सम्मिश्रण होगा, यानी कि इसका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। आई दे तो कंठ तालु, आई दे तो कंठ तालु, मतलब है ए आई ओ औ जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु सा होगा। फिर ये तो हो गया अपना उच्चारण स्थान, कंठ तालु वगैरह है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। एक आता है उदित वर्ण। अब उदित वर्ण क्या है? उदित वर्ण कौन कौन से हैं?
जैसे जो स्पर्श वर्ण मैंने पहले देखे थे, उच्चारण स्थान से पहले मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा था स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25, यानी कि 5 वर्गों में ये बंटा होता है। और 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कु चु तु तु पु, कु चु तु तु पु, ये 5 वर्ण है। यानी कि क से हो गया क, ख, ग, ग और ल। च वर्ग से हो गया च, छ, ज, ज और य। ट वर्ग से हो गया ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग से हो गया त, थ, द, द और न। प वर्ग से हो गया प, फ, ब, भ और म। यानी कि ये जो 5 वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इस प्रकार हम देखेंगे। अब उदित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पर्श वर्ण है उन्हीं को हम उदित वर्ण के नाम से जानते हैं। तो उदित वर्णों की संख्या होती है 25। एग्जाम में आते हैं रीट के अंदर कि उदित वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उदित वर्णों की संख्या 25। कु चु टु तु पु, ये सूत्र याद रखना। कु चु टु तु पु या महासूत्र सूत्र का क च ट त प, क च ट त प, ये सूत्र जो है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई गलती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और जितना हो सके इसको आप सब्सक्राइब करें, और खुद भी करें और आगे भी लोगों को, दोस्तों को अपने शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा उतना फ़ायदा है। एक से दूसरा जाएगा, दूसरे तीसरा जाएगा, तो उसको आगे वाले को फ़ायदा है। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी ऑनलाइन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।